हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईज एडू पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फिर से मानव में पोषण या सजीवों में पोषण से जुड़े हुए अगले पार्ट का वीडियो, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि अधिक संख्या होने के कारण प्रश्नों की मैंने पार्ट 1 बनाया था इसका पहले। अब इस वीडियो में उसके अगले भाग जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोगों के लिए तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। जी हाँ दोस्तों, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह भूरे लाल रंग की ग्रंथि होती है जो पेट के दाएं भाग में ऊपर की ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है और इसका वजन लगभग 1.5 kg यानी कि 1.5 किलोग्राम होता है इसका वजन। हमारा अगला सवाल है, पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। जी हाँ, यकृत से निकलने वाले जो स्राव होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पित्त। पित्त को बाइल भी कहा जाता है, बाइल जूस भी बोलते हैं। और पित्त जो होता है वह पित्त की थैली में जमा रहता है जिसे पित्ताशय अथवा गॉल ब्लैडर कहा जाता है। यही पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस जो होता है वह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा अगला सवाल है, नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। जी हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियां वैसी ग्रंथियां होती हैं जो कि नलिका विहीन होती हैं और इन ग्रंथियों से अलग अलग प्रकार के अलग अलग ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन सीधे रक्त में जाकर मिलते हैं और शरीर के अंदर कई सारे प्रकार के परिवर्तनों के लिए वह उत्तरदायी होते हैं। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। यह अपने हार्मोन का स्राव सीधे रक्त तक पहुंचाती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां ही ऐसी ग्रंथियां हैं जो कि नलिका विहीन ग्रंथियां भी, डक्टलेस ग्लैंड भी इनको हम कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, आमाशय के ठीक नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय। जी हाँ दोस्तों, अग्न्याशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है जो कि आमाशय के ठीक नीचे पाई जाती है। इसका आकार पत्ती के आकार की तरह होता है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है। और अग्न्याशय का जो मेन रस निकलता है, उसे अग्न्याशय से जो रस निकलते हैं उसे हम अग्न्याशयिक रस कहते हैं। और यह अलग अलग पदार्थों पर क्रिया करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। जी हाँ, अग्न्याशय को हम पैंक्रियाज भी बोलते हैं और पैंक्रियाज से जो प्रमुख हार्मोन निकलता है वह हार्मोन इंसुलिन होता है। यही इंसुलिन हमारे शरीर में शर्करा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इंसुलिन सही मात्रा में निकलता रहता है तो हम जो शर्करा यूज़ करते हैं चीनी के माध्यम से या फिर किसी भी मीठे चीज़ के माध्यम से, उसका सही से पाचन हो जाता है। जब शरीर में इंसुलिन निकलना कम हो जाता है तो वैसे केस में चीनी का पाचन सही से नहीं हो पाता है और यह चीनी या शुगर हमारे ब्लड में जाकर मिल जाता है, जिससे ब्लड शुगर मधुमेह बीमारी होती है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। हमारा अगला सवाल है, छोटी आंत से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा रेनिन। जी हाँ, छोटी आंत की दीवारों से आंतररस निकलता है। आंतररस को आंतरस भी कहा जाता है और इसमें कई सारे तरह के एंजाइम होते हैं, जिसमें एक रेनिन एंजाइम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वह बहुत ही जटिल प्रकार का प्रोटीन होता है और सामान्य एंजाइम उसका पाचन नहीं कर सकते हैं। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन रेनिन एंजाइम के द्वारा ही हो पाता है संभव। हमारा अगला सवाल है, हमारे शरीर में वसा का पाचन किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वसा अम्ल और ग्लाइसरॉल के रूप में। ग्लाइसरॉल को ग्लिसरॉल भी कहा जाता है। तो वसा अम्ल और ग्लाइसरॉल के रूप में वसा का पाचन होता है। वसा बहुत ही जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो आसानी से शरीर के अंदर नहीं पच सकता है और इसमें जो मूल रूप से हमारे आंतररस से जो अग्न्याशयिक रस से जो भी एंजाइम्स निकलते हैं वह वसा पर क्रिया करके उसे वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। यह सरल अणु में बदल जाता है जिससे शरीर आसानी से इनका अवशोषण कर लेता है। हमारा अगला सवाल है,
छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। जी हाँ, छोटी आंत में ही कई प्रकार के एंजाइम्स, जो कि अग्न्याशय से निकलने वाले जो एंजाइम हो गए, यकृत से निकलने वाला जो पित्तरस हो गया, उसी तरह से छोटी आंत की दीवारों से भी अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। तो इन सब में विभिन्न प्रकार के जो चीज़ों का पाचन है, जो भोजन हम करते हैं, अलग अलग पोषक पदार्थ जो हमें भोजन पदार्थों से प्राप्त होते हैं, इन सब को पाचन करके सरल रूप में बदला जाता है छोटी आंत में ही। मतलब मूल रूप से पाचन सही मायने में देखा जाए तो छोटी आंत में ही हो पाता है। और इसी में कार्बोहाइड्रेट जो है, वह कार्बोहाइड्रेट भी जटिल कार्बनिक यौगिक है, तो इसका निर्माण ग्लूकोज के रूप में हो जाता है, जिसे हमारे शरीर की कोशिकाएं आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती हैं। हमारा अगला सवाल है, जब आमाशय में भोजन गाढ़ी लेई में बदल जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा काइम। जी हाँ, अमाशय में जब भोजन पहुंचता है, तो आप सभी पिछले क्लास में जान चुके हैं कि अमाशय में ही भोजन का मंथन होता है। अमाशय से जो अमाशयी रस निकलता है, जिस पर डॉक्टर विलियम व्यूमॉन्ट ने परीक्षण भी किया था, और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि अमाशय में भोजन का काफ़ी मंथन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। इसके अलावा भोजन का वहाँ मंथन भी होता है, और तब जब भोजन गाढ़ी लेई के रूप में बदल जाता है, तो उस लेई जैसे भोजन को वहाँ पर हम काइम के नाम से जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, पचे हुए भोजन का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की इसके बारे में कि छोटी आंत में ही मूल रूप से पाचन की क्रिया होती है, और उसका अवशोषण भी, भोजन का अवशोषण भी मूल रूप से शरीर में छोटी आंत के द्वारा ही होता है। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि छोटी आंत की दीवारों में विलाई जो पाया जाता है, जिसकी उंगली जैसी रचनाएं होती हैं, और यही विलाई छोटी आंत के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वह कनेक्टेड होते हैं हमारी रक्त वाहिनियों से, और आसानी से भोजन से जो भी पोषक पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, सरल अणुओं में जो बदले गए हैं, उनका अवशोषण करके भोजन को, यानी कि सभी पोषक पदार्थों को हमारे रक्त में प्रवाहित कर दिया जाता है। अतः भोजन का मूल रूप से अवशोषण हमारे शरीर के छोटी आंत में ही संभव हो पाता है। हमारा अगला सवाल है, बड़ी आंत में किस पदार्थ का अवशोषण होता है? तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बात की कि अधिकांश पदार्थों का, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, इन सब का जो अवशोषण है वह छोटी आंत में ही हो जाता है। इसके बाद भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में, जहां पर जल और लवण का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत जो होती है, उसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक होती है, और उसी में से उसी की दीवारें जो होती है, जो भोजन से कुछ एक्स्ट्रा मात्रा में जल बचा हुआ है या कुछ लवण है, उसकी बड़ी आंत की दीवारें उसका अवशोषण कर लेती हैं। इसके बाद भोजन अर्ध ठोस अवस्था में चला जाता है, जिसके बाद वह वहाँ से आगे मलाशय में भेज दिया जाता है, और मलाशय के बाद हम उसका भोजन का जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, उनका हम समय समय पर त्याग करते रहते हैं, जिस प्रक्रिया को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया निष्कासन, निष्क्रमण या फिर बहिष्करण कहलाती है। हमारा अगला सवाल है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन। जी हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि दूध के प्रोटीन जो होते हैं, उनको पचाने में रेनिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बाकी जिन पदार्थों से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, जिन भोजन पदार्थों से हमें प्रोटीन मुख्यतः मिलता है, उसके पाचन में पेप्सिन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्सिनोजेन में बदल देता है, फिर उसी पेप्सिनोजेन सरल अणु से प्रोटीन जो है वह शरीर में अवशोषित हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, अग्न्याशयिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अग्न्याशय, मैंने पहले ही बात की कि हमारे अमाशय के ठीक नीचे एक ग्रंथि होती है, तो अग्न्याशय की दीवारों से भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, और उन सब का जो मिला जुला रूप होता है वह अग्न्याशयिक रस कहलाता है। इसमें कई सारे एंजाइम होते हैं, अतः इसका राइट आंसर होगा अमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। जी हाँ, यह विभिन्न पदार्थों के पाचन में मदद करते हैं। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। माल्टेज इसी प्रकार से शर्करा प्रक्रिया करता है। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में मदद करता है। इसी प्रकार से ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वह हमारे बॉडी में प्रोटीन, इन सब के पाचन में मदद करता है। हमारा अगला सवाल है, एक कोशिकीय जीवों में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा विसरण विधि से। जी हाँ, एक कोशिकीय जीवों में आप जानते ही हैं कि उनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है।
ऐसे में उनके पास कोई अंग नहीं होता है जिसके जरिए वह डायरेक्ट भोजन ग्रहण कर सकें। जिसमें पिछले वीडियो में मैंने अमीबा के बारे में बात की थी कि अमीबा भोजन को कूटपादों से घेर लेता है और तब वहाँ पर एक रसधानी जैसी बन जाती है जिसे हम भोजन रसधानी कहते हैं, फूड वैक्यूल, और उसमें भोजन आने के बाद वहीं उसका पाचन शुरू होता है। तो वैसे ही एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें ग्रहण करने के लिए विसरण विधि होती है। विसरण हम उस विधि को कहते हैं कि बाहरी वातावरण से उनके शरीर में कोशिका जो होती है, कोशिका का जो बाहरी घेरा होता है उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और कोशिका झिल्ली जो होती है वह अर्ध पारगम्य होती है, यानी कि उससे होकर के विभिन्न पदार्थ आर पार आ जा सकते हैं। तो बाहरी वातावरण से जब कोई पदार्थ अगर कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाता है या फिर कोशिका के अंदर से सांद्रता बढ़ने पर शरीर के बाहर निकलता है तो यही विधि विसरण विधि कहलाती है। अतः एक कोशिकीय जीवों में जल का परिवहन भी विसरण विधि के माध्यम से ही संभव हो पाता है। हमारा अगला सवाल है, कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मृत जीवी पोषण। जी हाँ, कवक के अंतर्गत कई सारे तरह के पौधे आते हैं। कवक एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, आप सभी जानते हैं, फंगस इसे बोलते हैं। और यह फंगस जो होता है अक्सर सड़े गले चीज़ों पर ही अधिक पनपता है। आप अक्सर देखते होंगे आपके घर में अचार अगर पुराना हो जाता है या बरसाती हवा लग जाती है उसमें, तो उसमें जो होते हैं फंगस वहाँ पर उग जाते हैं। इसी प्रकार से ब्रेड पे भी धीरे धीरे भूरे रंग के, अगर ब्रेड पुराना हो जाता है उस पर भी भूरे रंग के उग जाते हैं अवयव, वही आपका कवक होता है। मशरूम जो हम यूज़ करते हैं सब्जियों के रूप में भी, वह भी एक प्रकार का कवक ही होता है। तो कवक जो उत्पन्न होता है अक्सर उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वह कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। देखने का डिज़ाइन, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह बिल्कुल पौधे से मैच करता है, लेकिन वह बिल्कुल भी हरे पौधों की कैटेगरी में नहीं आता है, अर्थात उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए वह हरे रंग का नहीं होता है। और सड़े गले पदार्थों से ही वह अपना भोजन प्राप्त करता है और ऐसे पोषण को ही हम मृत जीवी पोषण के नाम से जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्षी कोशिकाएं, अथवा इन्हें हम द्वार कोशिकाएं भी कह सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि रंध्र जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनकी निचली सतह पर स्टोमेटा पाया जाता है जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। तो रंध्र जो होते हैं वह खुलते हैं, बंद होते हैं। उनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसके जरिए वह खुलते और बंद होते हैं। उन्हीं विशेष कोशिकाओं को हम रक्षी कोशिका अथवा द्वार कोशिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में गार्ड सेल्स के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, विष्ठा या मल से अपना पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शलमभोजी। जी हाँ, अलग अलग जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां भी अलग अलग होती हैं। तो सभी जीव एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और एक ही प्रकार से सभी में पोषण भी नहीं होता है। अतः पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो मल से, मल यानी कि जो मलमूत्र जिसको हम लोग कहते हैं, गंदगी, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे वह अपना भोजन प्राप्त करता है। और मल से या विष्ठा से भोजन प्राप्त करते हैं जो, या पोषण जो प्राप्त करते हैं, उन्हें हम शलमभोजी जीव के नाम से जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, ठोस या कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्राणी संभोजी। जी हाँ, अभी मैंने पोषण से जुड़ी हुई बात की कि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से पोषण की विधियां होती हैं। इसी प्रकार से जो जीव ठोस अथवा कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम प्राणी संभोजी कहते हैं। और इस प्रकार का पोषण जो होता है वह प्राणी संपोषण कहलाता है। तो पोषण के भी अलग अलग इस तरह से प्रकार हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं स्वपोषण, है ना। स्वपोषण का मतलब जब जीव अपने पोषण को खुद प्राप्त कर लेता है शरीर के अंदर, जैसे कि हरे पेड़ पौधे खुद अपना भोजन शरीर में ही तैयार कर लेते हैं। इसी प्रकार से परपोषण जो होता है वह जब दूसरे जीव पर हम आश्रित रहते हैं या दूसरे जीवों से हमें भोजन मिलता है तो परपोषण। अब परपोषण को ही अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपका जो मृतजीवी पोषण हो गया, प्राणी संपोषण हो गया, है ना, या फिर परजीवी पोषण भी होता है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर में निवास करते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पेट में कभी कभी कीड़े हो जाते हैं, तो यह कीड़े जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं और उसी से अपना पोषण प्राप्त कर रहे होते हैं। अतः ऐसे पोषण को हम परजीवी पोषण भी कहते हैं। खैर, ठोस या कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव प्राणी संभोजी कहलाते हैं और यह पोषण प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है।
फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, जो जीव मरे हुए अथवा सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है वे क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मृतजीवी। जैसा मैंने अभी कवक के बारे में आपको समझाया था, तो सेम वही क्वेश्चन हो गया कि कवक का पोषण मरे हुए अथवा सड़े गले चीजों से ही हो पाता है संभव, और ऐसे जीवों को हम मृतजीवी कहते हैं। इस प्रकार का पोषण मृतजीवी पोषण कहलाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में। जी हाँ, आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, धरती से उनकी जड़ें जल और खनिज लवण ग्रहण करती हैं, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जिसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है, यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और इसकी उपस्थिति में वह अपना भोजन तैयार करते हैं, जिस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें सौर ऊर्जा का जो परिवर्तन है वह रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। अब रासायनिक ऊर्जा हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो सौर ऊर्जा के आने पर ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के पौधों का जो मुख्य भोजन है वह ग्लूकोज अथवा सेलुलोज होता है। सेलुलोज के फॉर्म में वो संचित होते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में उनका भोजन तैयार होता है। तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ संपन्न होती है प्रकाश ऊर्जा के आने के कारण, अतः यह रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत कहा जाएगा। हमारा अगला सवाल है, अमीनो अम्ल के विखंडन से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमोनिया। अब ये अमीनो अम्ल कहाँ से आया? ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जब सरल अणुओं में टूटता है तो वह प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल के रूप में होता है। पहले प्रोटीन से सरल अणु यानी कि अमीनो अम्ल बनते हैं, फिर अमीनो अम्ल से ही अमोनिया का निर्माण होता है और तब इसके बाद शरीर इसे अवशोषित करता है। एक्स्ट्रा नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं वह शरीर से निष्कासित भी किया जाता है, जैसे हम मूत्र के रूप में आप यूरिन के रूप में जो हम सेक्रेट करते हैं उसमें यूरिया की मात्रा होती है और यूरिया में भी नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है। तो अतिरिक्त नाइट्रोजन जो होता है वह शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। हमारा अगला सवाल है, कोशिका के अंदर पोषक पदार्थ किस माध्यम से पहुंचते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका झिल्ली के द्वारा। जी हाँ, इसका मैंने अभी आपको बताया था कि विसरण विधि के समय में कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, यानी उससे होकर के पोषक पदार्थ अंदर आते हैं, फिर अपशिष्ट पदार्थ उसके माध्यम से ही बाहर जाते हैं। यानी कोशिका के अंदर जो पदार्थों का आदान प्रदान है, चाहे पोषक पदार्थ आने से जुड़ा हुआ सवाल हो या फिर अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने का सवाल हो, तो दोनों में जो कोशिका के अंग भाग लेते हैं वह कोशिका झिल्ली ही होती है। हमारा अगला सवाल है, ORS किस क्रिया में मदद करता है? इसका राइट आंसर होगा निर्जलीकरण को रोकने में। जी हाँ, ORS जिसका पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, जिसे हम जीवन रक्षक घोल के नाम से भी जानते हैं। जब दस्त होती है, उल्टी होती है, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस क्रिया में शरीर से अधिक मात्रा में जब जल निकल जाता है, यह प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। लेकिन ORS का घोल यह हमें निर्जलीकरण को रोकने में काफ़ी मदद करता है और इस तरह से हमें निर्जलीकरण से बनाता है। आप ORS घर पे भी तैयार कर सकते हैं। उबले हुए जल में 1 लीटर जल में अगर हम 2 चम्मच चीनी मिला दें, चुटकी भर नमक मिला दें, तो यह भी ORS न होने पर ORS की तरह से ही काम करता है। हमारा अगला सवाल है, घास खाने वाले जानवरों के आमाशय में कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 भाग। जी हाँ, जो भी घास खाने वाले जीव हैं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इन सब का आमाशय विशेष प्रकार का बना होता है। हमारे आमाशय से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि घास में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। हमारा शरीर सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है, लेकिन उनका शरीर सेलुलोज के पाचन के लायक बना हुआ है, तो इसीलिए उनका आमाशय भी 4 भागों में बटा होता है, जिसमें अलग अलग भागों में जाने पर पाचन की क्रिया संपन्न होती है। हमारा अगला सवाल है, मवेशियों में सेलुलोज का पाचन किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रुमेन। जी हाँ, आमाशय का जो मवेशियों में आमाशय जो होता है उसका पहला भाग रुमेन कहलाता है और उसी में सेलुलोज का पाचन भी होता है। और रुमेन में इसका पाचन होने के कारण ही जो भी घास खाने वाले मवेशी या पशु होते हैं उन्हें हम रुमिनेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पोषण से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हो सकते थे मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें दीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले किसी कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।